Hello students, I am Shivam Saxena and you are watching SLV Study Hub. Today we will study about colligative properties of chapter 1 solutions. Let's start. Let's see what are colligative properties. The properties of solution which depends on concentration of solute not on the nature of solute are called colligative property. मतलब जो properties किसी भी solution की सॉल्यूट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करें ना कि सॉल्यूट के नेचर पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई सॉल्यूशन है तो उसकी कोई प्रॉपर्टी अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन यानी कितना सॉल्यूट डाला है उस पर डिपेंड करती है, क्या डाला है उस पर डिपेंड नहीं करती। आपने चाहे सेम अमाउंट का शुगर डाला हो चाहे सेम अमाउंट का आपने सॉल्ट डाला हो, दोनों की प्रॉपर्टी सेम हो, मतलब जो प्रॉपर्टी सिर्फ कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। इसको दूसरे तरीके से देखा जाए तो प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल नॉट ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट। मतलब जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करे ना कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, तो वो क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? देयर आर 4 टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर का घटना इन रिलेशन विद एक्चुअल प्रेशर के साथ। सेकेंड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। थर्ड, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट का घटना। और चौथा, ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब ऑस्मोसिस को रिमूव करने के लिए जो प्रेशर लगाया जाए वो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन। सो लेट्स सी। तो हमारा पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर का घटना विद रिस्पेक्ट टू द वेपर प्रेशर ऑफ एक्चुअल सॉल्वेंट। ठीक है, दिस लॉ इज बेसिकली ड्राइव फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। मतलब ये लॉ किससे ड्राइव हुआ है? राउल्ट लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट से, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू इट, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विद नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज ऑलवेज लेस देन द वेपर प्रेशर ड्यू टू द प्योर सॉल्वेंट। मतलब ये हमें पता था, पहले भी हमने पढ़ा है कि वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का होता है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट वाले सॉल्यूशन का, हमेशा लेस होता है किससे? प्योर सॉल्वेंट से। जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है हमेशा कम होता है प्योर सॉल्वेंट से। अब आगे देखते हैं। इट मीन्स ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेज। दिस फिनोमेना व्हेन एक्सप्रेस्ड एज डिक्रीज इन वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब सीधी बात है, अगर प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है तो इसका मतलब जब हमने सॉल्यूट प्योर सॉल्वेंट में मिलाया तो उसका वेपर प्रेशर घट गया, यानी सॉल्यूट मिलाने से सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर घटा है। क्लियर है? तो अब इसको अगर इसी चेंज यानी डिक्रीज इन वेपर प्रेशर को हम इन रिस्पेक्ट विद यानी प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के साथ दिखाएं तो उसे कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। चलिए कैसे देखते हैं मैथमेटिकली इसको कैसे बताया जाता है। राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या था? टोटल प्रेशर इज इक्वल टू प्योर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? यहाँ पे जो कैपिटल P बना हुआ है वो हमारा टोटल प्रेशर है, इक्वल टू का साइन लगा है, PA नॉट हमारा प्योर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है और XA हमारा सॉल्वेंट का ही मोल फ्रैक्शन है। क्लियर है? तो ये रिलेशन हमें राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट से मिला था। इसी रिलेशन में अगर हम PA नॉट को हम नीचे भेज दें इस तरफ तो हमारा हो जाएगा P/PA नॉट इक्वल टू XA। क्लियर है? आपको मोल फ्रैक्शन की कंडीशन पता है कि अगर कोई भी सॉल्यूशन में दो चीज़ें हैं A और B तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है? 1 होता है। तो सिमिलरली अगर XA प्लस XB इक्वल टू 1 तो 1 माइनस XA क्या होगा? XB के बराबर होगा। क्लियर है? अब अगर हम P/P नॉट A इक्वल टू XA को दोनों तरफ से 1 से माइनस करें, 1 माइनस P/P नॉट A इक्वल टू 1 माइनस XA, इतना क्लियर है? और इसका एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास निकल के आता है P नॉट A माइनस P/P नॉट A इक्वल टू 1 माइनस XA क्या था हमारा? अभी हमने निकाला XB निकला है। क्लियर है? तो वो आ गया हमारा XB। ठीक है? तो अब जो आपको फाइनल इक्वेशन मिल रही है वो है P नॉट यानी प्योर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन, यानी पहले प्योर प्रेशर इतना था उसमें से
बाद में जो सॉल्यूशन का हुआ वो इतना हुआ, यानी पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्यूशन, ये हमारा चेंज इन वेपर प्रेशर है। और हमने किसके रिस्पेक्ट में लिया है, अपॉन में क्या है, अपॉन में है पी नॉट ए, यानी प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हमारा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो डिपेंड करता है किस पे, यानी इक्वल टू क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। डी हमारा क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट था, एक्स बी। फाइनली जो हमारा निकल के आया था पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, इस टर्म को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लेट्स सी वन न्यूमेरिकल। नाउ द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट with molecular mass 40 which should be dissolved in 114 gram octane to reduce its vapor pressure to 80%। क्लियर है, बता देना है हिंदी में दोबारा। कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब हमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मास निकालना है, कितना सॉल्यूट डाला है क्लियरली वही निकालना है। मॉलिकुलर मास सॉल्यूट का दे रखा है 40, इसको डिजॉल्व कितने ऑक्टेन में किया है, 114 ग्राम ऑक्टेन में हमने डिजॉल्व किया है, यानी सॉल्वेंट कितना लिया है 114 ग्राम, 114 ग्राम से वेपर प्रेशर कितना रिड्यूस हो गया है, वेपर प्रेशर हो गया है 80% तक, मतलब रिड्यूस टू 80%, 80% तक हो गया है, यानी पहले 100 था अब 80 हो गया। लेट्स सी द सॉल्यूशन। द वेपर प्रेशर इज रिड्यूस टू 80%। तो रिलेटिव लोअरिंग का फॉर्मूला क्या था, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, यही था हमारा वेपर प्रेशर का रिलेटिव लोअरिंग, जो हो कितना गया है, पी नॉट ए हमारा 100% था पहले प्योर सॉल्वेंट का, सॉल्यूट डालने पर 80 हो गया है, तो माइनस 80 अपॉन 100, 100 माइनस 80 अपॉन 100, इसको सॉल्व करते हैं, आता है 1/5, यानी 20 अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू 1/5, और उसकी वैल्यू आ रही है 0.2, यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमारा 0.2 है, जो कि क्या है, आगे देखते हैं। राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग वही क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मिल गया है, जो कितना आया है 0.2। अब आपको निकालना क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो हम उसको x मान लेते हैं। लेट द मास ऑफ सॉल्यूट बी x, रिलेटिव लोअरिंग इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मोल मास अपॉन मोलर मास। मास क्या है सॉल्यूट का, x अभी माना है, मोलर मास कितना दे रखा है 40, तो x अपॉन 40 हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल। तो ऑक्टेन का मोलर मास कितना होता है 114, ऑक्टेन का मोलर मास आया 114, और नीचे जो मोल्स यानी डिनोमिनेटर में रखेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स में आएंगे ऑक्टेन के मोल्स और सॉल्यूट के मोल्स। सॉल्यूट के मोल अभी हमने देखा x अपॉन 40 है, और ऑक्टेन का मास दे रखा है 114, और मोलर मास भी होता है 114, तो 114 अपॉन 114। क्लियर है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 0.2 इक्वल टू एक्स बाय 40 अपॉन 1 प्लस एक्स बाय 40, 1 प्लस एक्स बाय 40 आ जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में 0.2 इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स अपॉन 40 इक्वल टू एक्स बाय 40। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा आ रहा है 0.2 इक्वल टू एक्स अपॉन 40 माइनस 0.2 एक्स अपॉन 40। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा x की वैल्यू आएगी 10 ग्राम। क्लियर है, तो मास ऑफ सॉल्यूट हमारा कितना आया 10 ग्राम। देख लीजिए इसको। हमारी सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नाउ लेट्स सी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, यह वो टेम्परेचर होता है जिसमें लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, इसलिए लिक्विड जो है वेपराइज होकर एटमॉस्फेयर में जाना शुरू कर देता है, यानी बॉयल होना शुरू कर देता है। क्लियर है। अर्लियर अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विद नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लोअर्स और डिक्रीजेस। मतलब पहले हमने राउल्ट लॉ में पढ़ा था कि अगर हम किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट डाल देते हैं नॉन वोलेटाइल तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है, तो अगर किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया है तो उसे वापस एक्वायर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। सो पहले अगर किसी टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर 10 atm था तो सॉल्यूट डालने पर लेट इट बी डिक्रीज्ड बाय 2 atm, तो 2 atm, और जो 2 atm का डिक्रीज हो गया है उसको कंपनसेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है।
Similarly, for boiling, we need more temperature than the actual boiling point. This phenomena is called elevation in boiling point. इसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट वाले टेम्परेचर पर भी जो एक्चुअल वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का रहा होगा, सॉल्यूट डालने पर वो भी घट गया होगा, तो उसको हमें बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, यानी बॉयल करने के लिए हमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करना पड़ेगा। यही जो इंक्रीज़ करना पड़ा टेम्परेचर, उसे कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। सो इट इज़ कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? Mathematically, elevation in boiling point is directly proportional to the molar concentration of solute, means molality of solute। मतलब मैथमेटिकली जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलल कंसंट्रेशन के, यानी मोलैलिटी के। नाउ अब ग्राफ में देखते हैं, तो जो ए बी वाला कर्व है वो सॉल्वेंट का प्योर वेपर प्रेशर है, यानी जब प्योर सॉल्वेंट था तब का वेपर प्रेशर है। हमने उसमें सॉल्यूट डाल दिया तो कर्व हमारा पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया, वो बन गया सी डी, यानी सॉल्यूशन का जो कर्व दिख रहा है वो सी डी है। तो अब टेम्परेचर की लाइन में हम देखें, यानी एक्स एक्सिस पे देख रहे हैं टेम्परेचर प्लॉट किया है और 1 atm प्रेशर वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो टी नॉट बी है वो हमारा प्योर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिखा रहा है। और हमारा कर्व शिफ्ट होने के बाद जो अब बॉइलिंग पॉइंट है वो वाई पॉइंट से शो हो रहा है टी बी पर। टी बी हमारा है, यानी टी बी हमारा बॉइलिंग पॉइंट अभी का है और टी नॉट बी हमारा पहले का बॉइलिंग पॉइंट है। तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डेल्टा टी बी। अब इसको देखते हैं, यानी चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी। क्लियर है? तो जो हमारी चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है वो किसके बराबर था, किसके प्रोपोर्शनल था, मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल था। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम हटाएंगे तो आएगा हमारा के बी, यानी कांस्टेंट। के बी हमारा यहाँ पे है ई बुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इस के बी को हम लोग बोलेंगे ई बुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। मोलैलिटी का फॉर्मूला आपको पता है, मोल्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन द मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। उसी को हम लोग लिखते हैं मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। क्लियर है? तो ये एक्सप्रेशन हमारी फाइनल एक्सप्रेशन है जो कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की है। लेट्स सी वन न्यूमेरिकल ऑन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। द क्वेश्चन इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 Kelvin when 1.8 gram of non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene. The boiling point is raised to 354.11 Kelvin. Calculate the molar mass of solute if Kb for benzene is 2.53 Kelvin kg per mole. क्लियर है? मतलब यहाँ पे बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है जो कि है 353.23 केल्विन। जब हमने उसमें 1.8 यानी 1.8 ग्राम वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने डाला, उसमें किसमें कितने में 90 ग्राम बेंजीन में जब डाला हमने, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के हो गया 353.11 केल्विन। यहाँ पे Kb की वैल्यू दे रखी है 2.53 केल्विन kg पर मोल। क्लियर है? तो ये तो आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे कई सारी चीज़ें दे रखी हैं। अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। मोलर मास हमें निकालना है, तो मोलर मास के लिए हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला हमारा ये था डेल्टा टी बी के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। क्लियर है? यही फॉर्मूला था। बी हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट है और डब्ल्यू ए हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट है। अब हमें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, यानी एम बी फाइंड करना है। तो एम बी के लिए हम फॉर्मूला मॉडिफाई करेंगे, डेल्टा टी बी को हम नीचे भेजेंगे और एम बी को हम वापस लेफ़्ट साइड लाएंगे। क्लियर है? तो हमारा फॉर्मूला चेंज होके आया ये। गिवन क्या क्या है हमारे पास, के बी की वैल्यू दे रखी है, डब्ल्यू बी यानी वेट ऑफ सॉल्यूट हमें दे रखा है 1.8 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी डब्ल्यू ए हमें 90 ग्राम दे रखा है। अब हमारा चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ, पहले हमारा था 353.23 और अब हो गया 354.11। तो अब हम फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, यानी 354.11 माइनस 354.23 इक्वल टू 0.88 केल्विन। तो चेंज हमारा आया 0.88 केल्विन। मोलर मास का फॉर्मूला हमने पहले ही निकाल लिया है ऊपर, सिंपली उसमें वैल्यू पुट करेंगे। केवी की वैल्यू हमने रखी 2.53, वेट हमने सॉल्यूट का रखा 1.8 ग्राम इंटू 1000 किया अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारा 90 ग्राम है
और चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट हमारा 0.88 है। सिंपली सॉल्व करेंगे, हमारी वैल्यू आई 57.5 ग्राम पर मोल। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सिमिलरली जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, वैसा ही यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इट्स स्टेट इनटू सॉलिड। फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा टेम्परेचर था जिस पे लिक्विड अपनी स्टेट चेंज करता है सॉलिड में। When we add non-volatile solute in a solvent, the freezing point of solution is found to be less than the freezing point of pure solvent. जब हम non-volatile solute किसी solvent में मिलाते हैं तो solution का जो freezing point होता है वो pure solvent से कम हो जाता है, यानी freezing पहले अगर ज़्यादा पे हो रहा होता है अब वो decrease हो जाता है। क्लियर है? Decrease in freezing point ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज कॉल्ड डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। अब जब हमने सॉल्यूट डाला किसी प्योर सॉल्वेंट में, उसके बाद उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया और इस डिक्रीज को ही हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है? अब मैथमेटिकली देखते हैं। मैथमेटिकली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, मीन्स मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट। बिल्कुल सेम वही है जैसे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट था, वैसे ही यहाँ पर है। तो जो डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट हुआ है टेम्परेचर का, वो भी मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी पहले टेम्परेचर रहा होगा T0F और अब हो गया है घटकर TF, यानी प्योर सॉल्वेंट का रहा होगा T0F और अब घट के हो गया TF, तो चेंज आया हमारा डेल्टा TF, यानी T0F माइनस TF। क्लियर? सिमिलरली डेल्टा TF यानी चेंज इन टेम्परेचर यानी चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट हमारा प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के। अब इसके मोलैलिटी का जो हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो हमारा आएगा कांस्टेंट K यानी KF। इस KF को हम लोग बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, यानी डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM। अब जब आप देखिए तो TF अगर हमारा KFM था तो M हमारा था सिमिलरली बिल्कुल वही, मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है। नाउ सी वन न्यूमेरिकल ऑन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नाउ द क्वेश्चन इज 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल is mixed with 600 gram of water. Calculate first freezing point of depression and second freezing point of solution. If Kf is given, Kf for water is 1.86 Kelvin kg per mole. तो देखिए हमें 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल दे रखा है। इथाइलिन ग्लाइकॉल का हमें फॉर्मूला भी बता रखा है C2H6O2, जिसे मिक्स किया है 600 ग्राम ऑफ वाटर में। और यहाँ पे क्या करना है, हमें फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन यानी चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है पहली चीज़, और दूसरा हमें सॉल्यूशन का भी फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। क्लियर? सॉल्यूशन देखते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू WV इंटू 1000 अपॉन WA इंटू MB। WB हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट है, नीचे WA हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट है, इंटू MB यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? वेट ऑफ सॉल्यूट हमारा दे रखा था इन्होंने 45 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें 600 ग्राम दे रखा है, KF की वैल्यू 1.86 केल्विन kg पर मोल दे रखी है, और मोलर मास जो हमारा सॉल्यूट का है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। C2 यानी कार्बन 12 है, 12 इंटू 2, H6 यानी 6 इंटू 1 और O2 यानी 16 इंटू 2, टोटल आया हमारा 62 पर मोल। क्लियर है? सिमिलरली हम वैल्यू रखेंगे TF डेल्टा TF के फॉर्मूले में, तो हमारा चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी आया चेंज इन डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट आया हमारा कैलकुलेट करने पर 2.25 केल्विन, यानी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हमारा आ गया। अब हमें सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। हमें देखिए कोई और दूसरा टेम्परेचर नहीं दे रखा है, लेकिन ध्यान दीजिए सॉल्यूशन क्या है, वाटर है। सॉल्यूशन वाटर है तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273.15 केल्विन, यानी 273.15 केल्विन होता है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। और उसमें से कितना डिप्रेस हो गया यानी कितना डिक्रीज हो गया, 2.25 जो हमने अभी कैलकुलेट किया है। सो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वा सॉल्यूशन नाउ इज 273.15 माइनस 2.25 इज इक्वल टू 270.90
यानी 90 केल्विन। क्लियर। नाउ आवर लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर। सो ऑस्मोटिक प्रेशर समझने से पहले हमें पता करना होगा ऑस्मोसिस क्या होती है। ऑस्मोसिस होती है द फिनोमेना ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। मतलब जब सॉल्वेंट फ्लो करता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, यानी प्योर सॉल्वेंट जहाँ पे है वहाँ से सॉल्यूशन की तरफ जब सॉल्वेंट मूव करने लगता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्लियर है। Now the question is what is osmotic pressure? So to understand osmotic pressure we have to see this image particularly. इस इमेज को देखिए, इसमें दो ब्लॉक्स हैं यानी दो बॉक्सेस हैं, एक में सॉल्वेंट है एक में सॉल्यूशन है और दोनों के बीच में एक छोटा सा चैनल है जहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हमने रख रखी है। दोनों ब्लॉक्स के ऊपर पिस्टन लगा हुआ है, यानी पहले वाले पिस्टन पे कुछ भी नहीं प्रेशर पड़ रहा है, सिर्फ एटमॉस्फेरिक यानी PATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। क्लियर है। और सेकंड वाले पे अभी हम लोग चेक करेंगे। जब ऑस्मोसिस होती है तो सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ मूव करता है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये आपने पढ़ा था, यानी एक पर्टिकुलर प्रेशर से सॉल्वेंट मूव करेगा सॉल्यूशन की तरफ। क्लियर है। अब हम ऊपर से प्रेशर अप्लाई करना शुरू करते हैं सॉल्यूशन की तरफ से। तो सॉल्यूशन की तरफ से हम प्रेशर अप्लाई करेंगे इस मूवमेंट को रोकने के लिए, यानी सॉल्वेंट मूव कर रहा है सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ और हम सॉल्यूशन की तरफ से प्रेशर लगा रहे हैं ताकि सॉल्वेंट मूव ना करे। जिस पर्टिकुलर प्रेशर पर सॉल्वेंट मूव करना बंद कर जाएगा वो जो प्रेशर है वो एक्सेस प्रेशर यानी जो एक्स्ट्रा प्रेशर है जो हमने अप्लाई किया वो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है। यहाँ पे आप देखिए सॉल्वेंट वाले की तरफ PATM लग रहा था, सॉल्यूशन वाले की तरफ PATM प्लस पाई लगाया है। तो PATM तो दोनों तरफ बराबर है, तो जो एक्स्ट्रा प्रेशर क्या है पाई है जो हमने सॉल्यूशन की तरफ लगाया है, किसके लिए? ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए। सो द पाई इज प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस। तो यही सेम प्रेशर यानी जो प्रेशर रिक्वायर होता है ऑस्मोसिस रोकने के लिए उसी को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। नाउ अगर इंग्लिश में देखें, द एक्सेस प्रेशर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑन द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। मैथमेटिकली ऑस्मोटिक प्रेशर को हम देखते हैं। सो पाई इक्वल टू CRT, वेंट हॉफ ने एक इक्वेशन दी थी, पाई यानी प्रेशर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है दैट इज इक्वल टू CRT। C हमारा यहाँ पे कंसंट्रेशन है, R हमारा गैस कांस्टेंट है और T हमारा टेम्परेचर है। क्लियर है। तो C क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। कंसंट्रेशन यहाँ पे किस में दी गई है? मोलैरिटी में दी गई। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर में जो कंसंट्रेशन है यानी जो C है वो मोलैरिटी है, यानी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है। पाई इक्वल टू N अपॉन V RT और पाई V इक्वल टू nRT। शायद आपको ये पता होगा PV इक्वल टू nRT हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है। सिमिलरली यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए पाई V इक्वल टू nRT दी गई है। इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं वेंट हॉफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। नाउ लेट्स सी one numerical on osmotic pressure. Now the question is 36 gram of glucose dissolved per liter of the solution has an osmotic pressure of 4.98 bar at 300 Kelvin. If the osmotic pressure of solution is 1.52 bar at the same temperature, what would be its concentration? तो मतलब क्वेश्चन क्या है, अगर 36 ग्राम ग्लूकोज हमने 1 लीटर सॉल्यूशन में मिलाया है, पर लीटर सॉल्यूशन में मिलाया है, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर है 4.98 बार। तो और यहीं पे दूसरा सवाल किया गया है कि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन का हो जाता है 1.52 बार एट सेम टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पे, तो कंसंट्रेशन कितनी होगी? द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। तो हमारा इक्वेशन क्या था? वेंट ऑफ पाई इक्वल टू CRT। यहाँ पर हम C निकालें, यानी पहले केस में यानी जब 36 ग्राम ग्लूकोज 1 लीटर में मिलाया गया था तो उस केस में मोलैरिटी निकालें। 36/180 हमारी यहाँ मोलैरिटी आएगी। मोलैरिटी का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। 36 ग्राम ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180
और यहाँ पे 1 लीटर सॉल्यूशन दे रखा है, आप लोग मोलैरिटी निकाल सकते हैं। तो मोलैरिटी हमारी आ रही है 36/180 मोलर। हमें यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दे रखा था, तो पाई1 दे रखा था 4.98 बार, यानी पहले केस में मोलैरिटी है 36/180 और प्रेशर है हमारा 4.98 बार। क्लियर है। अब सेकंड केस की कंसंट्रेशन हमें निकालनी है और पाई2 हमें दे रखा है 1.52 बार। क्लियर है। सिमिलरली अगर हम पहली वाली इक्वेशन को देखें, पुट करें, पाई हमारा 4.98 है और सी हमारा 36/180 है, आर टी रख दिया, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड केस में हमने रखा 1.52 बार इक्वल टू C2 RT, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे अगर हम, तो हमारे RT कैंसिल हो जाएंगे और C2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। देखिए C2/36 × 180 इक्वल टू 1.52/4.98, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी मोलैरिटी यानी C2 आ जाएगी, जो कि आ रही है हमारी 0.061। कैलकुलेट करिए, 0.061 आपकी मोलैरिटी आ जाएगी, यानी कंसंट्रेशन आपकी आ जाएगी। क्लियर है। सो स्टूडेंट्स, फाइनली आपका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ओवर हो गया है। अब इस लास्ट चैप्टर की लास्ट वीडियो में डालूंगा, जो कि है वेंट ऑफ फैक्टर्स। सो कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।